नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉलिटी का है उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी कराऊंगा और साथ ही साथ उसकी थ्योरी को भी हम लोग ब्रीफली कवर करेंगे। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। और आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, टॉपिक है भारत की संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आपका संविधान की अनुसूचियां। आपको यहाँ पर इतना पता होगा कि भारत में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। हमारे देश में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल रूप से अगर बात करें, मूलतः जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय पर हमारे पास जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8। ठीक है। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 के टाइम पर ये हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। और उसके बाद अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि 4 अनुसूची जो है वो और ज्यादा और ऐड करी गई है इसमें, और टोटल मिला के कितनी अनुसूची हो गई है हमारे पास? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अच्छा, चलिए एक एक करके हर अनुसूची को देखते हैं और पता करते हैं कि प्रत्येक अनुसूची में क्या है। सबसे पहले बात करें कि प्रथम अनुसूची की, तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम है। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, और उनके न्यायिक क्षेत्र, ठीक है। साथ ही साथ जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं, ठीक है। यानी कि नाम भी है और साथ ही साथ उनका क्षेत्र, उनकी सीमाएं। ये आपका प्रथम अनुसूची में। बात करते हैं द्वितीय अनुसूची, यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों दूसरी अनुसूची जो है उसमें परिलब्धियां, क्या क्या है? परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, इनसे संबंधित प्रावधान, से संबंधित प्रावधान, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा आपको। तो परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर केवल इतना ही नहीं जानना है, बल्कि ये भी जानना है कि किन लोगों की परिलब्धियां, किन लोगों के भत्ते और किन लोगों के विशेषाधिकार के विषय में इसमें द्वितीय अनुसूची में बात करिए। तो एक एक करके देखते हैं। तो राष्ट्रपति, मैं आपको पूरा विस्तृत रूप में पढ़ाता हूँ, जो भी बताता हूँ। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, उनके परिलब्धियां उससे संबंधित है। राज्यपाल, इसमें राज्यपाल जो आते हैं उनके, उनसे संबंधित भी है। साथ ही साथ आपके लोकसभा, लोक से लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। साथ ही साथ अगर और बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ बात करें तो आपके राज्यपाल हो गया ना। राज्यों में जो विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभा, के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। इसी तरीके से जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, उसके सभापति और उपसभापति। और बात कर लें तो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के न्यायाधीश। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
दोस्तों इनके बारे में जो द्वितीय अनुसूची है उसमें इनके विशेषाधिकार, इनके परिलब्धियां और इनके भत्ते के विषय में बताया गया। बात करते हैं हम लोग तृतीय अनुसूची की, कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। क्या है, शपथ। अब आपको ये भी याद रखना है कि किन किन की शपथ के विषय में यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे कि क्वेश्चन आएगा, आप कह दोगे राष्ट्रपति की शपथ क्या तृतीय अनुसूची में दी गई है? नहीं, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं बात करेगी। तो कौन कौन इसमें आते हैं मैं बता दे रहा हूं आपको। संघ के मंत्री, संघ के जितने भी मंत्री होते हैं वो आते हैं। साथ ही साथ संसद हेतु, संसद हेतु अभ्यर्थी, यानी कि संसद में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। अभी ये संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन जब निर्वाचन होने के लिए जाता है, जब इनको सीट मिलती है सांसद की, तो उस समय पर जहां पर ये लोग पर्चा फाइल करते हैं वहां पर इनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। अब जब ये निर्वाचित हो जाते हैं तो संसद के सदस्य बन जाते हैं। तो संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, ठीक है, इनको तो संघ के मंत्री हो गया, संसद हेतु अभ्यर्थी हो गया, और संसद के सदस्य हो गए। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के न्यायाधीश। ठीक है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया। अब देखिए संघ के मंत्री थे तो इधर राज्य के भी मंत्री, राज्य के मंत्री। ठीक है। फिर इसके बाद बात करें राज्य के मंत्री, यहाँ पर संसद हेतु अभ्यर्थी थे, यहाँ पर विधानमंडल, विधानमंडल में निर्वाचन अभ्यर्थी। अभी ये हुए नहीं है, अभी केवल ये निर्वाचन होने से पहले की बात हो रही। अब ये निर्वाचित हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, विधान मंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। फिर यहाँ पर क्या था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इन लोगों के शपथ के विषय में आपके तृतीय अनुसूची में क्या, इसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के विषय में कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग को छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं वो नहीं करनी है। बात करते हैं चतुर्थ, यानी कि चतुर्थ अनुसूची में आपका क्या रखा हुआ है। तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यों, दोस्तों राज्यों एवं केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों हेतु आवंटन। देखिए सीटों का जो आवंटन है वो। बात करते हैं पंचम या पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में क्या रखा हुआ है दोस्तों, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, में प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित, से संबंधित उपबंध आपको कहाँ दिए गए, पंचम अनुसूची में। दोस्तों बहुत ही ध्यान से याद रखना, पंचम अनुसूची में जो बात करी गई जनजातीय क्षेत्रों की, वो उन प्रदेशों में बात करी गई है, इन प्रदेशों को छोड़कर, यानी कि असम, मेघालय, ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को छोड़कर, इन राज्यों को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं देश में, उन सभी में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, उनमें प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बंद किसमें दिए गए हैं, पांचवी अनुसूची में दोस्तों दिए गए हैं। अब बात करते हैं छठी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये जो मैंने अभी लिखा है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, तो यही
अब इसमें आ जाते हैं, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है, से संबंधित उपबंध छठी अनुसूची में दिए गए। अब बात करते हैं अगली अनुसूची, जो कि है 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7th, या इसको सप्तम अनुसूची कह सकते हैं। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, या कह सकते हैं शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, इसकी बात करी गई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। आप बताइए, इसमें 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी लिस्ट हैं? एक है आपकी संघ सूची, ठीक है, एक है आपकी राज्य सूची, बहुत ही ध्यान से दोस्तों पढ़ना है इन चीजों को, और एक तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब मैं आपको बता दूं, संघ सूची जो है, इसमें मूल रूप से अगर हम बात करें, मूलतः तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 98 विषय है, ठीक है। मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन आज की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आज इसमें कितने विषय हैं? तो आज इसमें है आपके 98 विषय, ठीक है। राज्य सूची की बातें करें तो इसमें मूलतः 66 थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में है आपकी 59। दोस्तों ये चीज याद रखना कि कुछ लोग यहाँ पर 98 की जगह 100 भी बोलते हैं, यानी कुछ किताबों में 100 भी मिलता है, वो संशोधन के बाद कुछ विषयों को बढ़ाया जा चुका होगा तो 100 हो गया होगा, या 59 की जगह पे यहाँ पर 61 भी लिखते हैं, तो आप दोनों ही, लेकिन कई किताबों में केवल 98 और 59 है, और कई किताबों में 100 और 61 मिलता है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगर 100 आ गया ऑप्शन में, 98 नहीं है, तो आपको 100 लगाना है, तो इन चीजों को याद रखना। समवर्ती सूची में अगर हम लोग बात करें तो मूलतः, अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो मूलतः इसमें 47 विषय थे। कितने? 47। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में दोस्तों इसमें 52, कितने? 52 विषय। मैं यहीं पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बता दे रहा हूं, संघ सूची में जो विषय पूछे जाते हैं वो विषय यहाँ पर लिख दे रहा हूं संघ सूची में, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपका राज्य सूची, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं समवर्ती सूची। क्या लिख दे रहा हूं? समवर्ती सूची। देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? संघ सूची, संघ सूची का मतलब है कि संघ सूची में जो 98 विषय दिए गए, इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? पहले मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? विधान मंडल को। किसको? विधान मंडल को। इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची के विषयों पर विधान मंडल, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों बनाएंगे, यानी कि संसद और प्लस विधान मंडल। बहुत याद रखना, गौर से याद रखना इनको। एक बात और याद रखिए, जो भी राज्य सूची के विषय हैं, कुछ कंडीशंस फॉलो अगर होती हैं, जैसे कि आपातकाल की स्थिति आती है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो आपातकाल की स्थिति हो, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रपति शासन लग गया हो, या फिर राज्यसभा में जो राज्यों को केंद्रित जो राज्यसभा होती है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसमें अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ
अगर प्रस्ताव पारित होता है किसी विषय पर तो उसमें भी वो भी राज्य सूची में क्या होगा कि उन विषयों पर भी किसके विषय होंगे, राज्य सूची के। लेकिन कानून कौन बना देगा, संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा यदि ये प्रमुख कंडीशंस आ जाती हैं तो। अब बात कर लेते हैं राज्य सूची में कौन कौन से विषय रखे हुए हैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय रखे हुए हैं, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे हुए हैं, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दे रहा हूं जो संघ सूची में विषय रखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सुरक्षा, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, सुरक्षा हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, विदेशी मामले हो गए, ठीक है, युद्ध हो गया, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संधि हो गई, अंतरराष्ट्रीय संधि। बात करें विदेशी ऋण, ये सारे विषय जो हैं इन पर केवल और केवल कौन कानून बनाएगा, संघ कानून बनाएगा। विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु, जल और रेल परिवहन, ये भी संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना, ये भी केंद्र की जिम्मेदारी होती है। अंतरराष्ट्रीय नदियां, ठीक है, ये भी संघ सूची का विषय है। रेडियो एवं प्रसारण, रेडियो एवं प्रसारण, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। निगम कर, ये भी आपका संघ सूची का विषय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में क्या क्या आता है, कृषि, ठीक है, पुलिस, रेलवे पुलिस भी आती है, ठीक है, साथ ही साथ जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। भू राजस्व, यानी कि भूमि पर जो टैक्स लगता होगा उस पर जो कर मिलता है वो भी इन्हीं को मिलता है। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये भी दोस्तों किसके पास है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और बात करें तो प्रति व्यक्ति कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। गैस, ये भी राज्य सूची का विषय है। अब ऐसे जो संसद और विधानमंडल दोनों जिन पर कानून बनाती है, जो उन्हें किसमें रखा गया, समवर्ती सूची में। तो वो कौन कौन से हैं, शिक्षा, दोस्तों शिक्षा जो थी वो पहले प्रारंभ में अगर बात करें तो शिक्षा जो थी वो आपका राज्य सूची का विषय था। किसका था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 को, और इसको किसमें बना डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची। तो अभी ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का। दूसरा मजदूर संगठन, मजदूर संगठन, ये भी किसका विषय है, आपका समवर्ती सूची का। तीसरा जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि असम में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आ रही है सरकारें, यानी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार बनाए ना बनाए उससे पहले ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना रही हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये आपका किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। जंगल यानी कि वन, जंगल यानी कि वन, ये भी किसका विषय है, आपका समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं। आर्थिक नियोजन,
और आपको पता होगा आर्थिक नियोजन जो है, ठीक है, ये जो प्रविष्टि है, प्रविष्टि इसको पूछा भी गया, प्रविष्टि 20, जो अनुसूची की प्रविष्टि 20 है समवर्ती सूची की, उसमें ये आर्थिक नियोजन की बात करी गई है। और इसी आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची का विषय होने के कारण ही हमने योजना आयोग लेकर आए, हम लोग योजना आयोग लेकर आए थे, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, ठीक है ना। उसका गठन भी इसी के कारण हुआ। साथ ही साथ आपराधिक मामले, आपराधिक मामले, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाकी के कुछ और विषय हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे विषय मैंने लिखा दिए हैं, और भी विषय हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। संघ सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के प्रमुख विषय मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लेना। और जो भी बाकी के कुछ प्रमुख विषय होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं दिए होते, वो कहते हैं हम अवशिष्ट विषय हैं, या कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय, जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे कि आपका एग्जांपल अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपको पता है कि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, व्यवस्था है, लेकिन मजबूत संघ है। तो जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो बची हुई शक्तियां होती हैं, जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र की सूची जो है उसमें नहीं दी गई है, उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है संसद के पास। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास होती हैं? संसद के पास। तो यही तो आपको पता है कि इसी से दिखाई देता है कि हमारा केंद्र जो है वो मजबूत है। और ये हमने कहाँ से लिया गया है? मैंने स्रोत में आपको बताया था, कनाडा से। कनाडा के संविधान से हमने ये लिया है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में ही निहित होती हैं। तो यहाँ तक आपने बात कर ली थी, कौन सी सूची तक? 7वीं सूची तक। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या दी गई है? राजभाषाएं दी गई हैं, या कह सकते हैं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मूलतः यानी कि जब स्टार्टिंग में ये जोड़ा गया था, या पहले से जुड़ा हुआ था, जब संविधान में इसको लेके आए थे 8वीं अनुसूची, तो केवल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद इसमें 8 भाषाएं और जुड़ी, इसमें 8 भाषाएं और जुड़ी संशोधन के उपरांत। और अभी कितनी हो गई? 22 टोटल भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई? 22 टोटल भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। क्लियर? अब ये आपको 8 भाषाएं मैं बता दे रहा हूँ, 14 भाषाएं जो है वो प्रारंभ से थी, लेकिन जो संशोधन से जोड़ी गई भाषाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले 1967 में 21st अमेंडमेंट हुआ और एक भाषा को जोड़ा गया, उस भाषा का नाम था आपका सिंधी। तो भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। उसके पश्चात अगला संविधान संशोधन हुआ 71वां। कब हुआ? 1992 में। और इसमें भाषा जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और नेपाली। और उसके पश्चात 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 2003 में। और इसमें भी आपकी जोड़ी गई कुछ भाषाएं। इनमें भाषा थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और दोस्तों संथाली, ये प्रमुख भाषाएं जो है उसमें जोड़ी गई। यहाँ तक क्लियर होगा आपको? तो मैंने आपको याद करा दिया है कि 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 14 भाषाओं के बाद जो संशोधन के उपरांत भाषाएं जोड़ी गई, वो सारी भाषाएं यहाँ पर लिखी हैं, और इन्हीं से ही क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो 8 अनुसूची हो गई। अब बात करते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची की। बात कर लेते हैं कौन सी अनुसूची की? 9वीं अनुसूची। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची भी है, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या रखा हुआ है? भू सुधार,
सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, भू सुधारों और जमींदारी उन्मूलन, भू सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित राज्य विधान मंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय दोस्तों एक बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 9वीं अनुसूची इसलिए है, और इसको कब जोड़ा गया, तो इसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, पहले ही संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया 1951 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, पहले 8 अनुसूची थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। और इस अनुसूची को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि जमींदारी प्रथा जो भारत में थी उसके आधार पर क्या था कि एक जमींदार हुआ करता था और उसके पास समस्त जमीन का वह मालिक हुआ करता था, बाकी सभी किसान जो होते थे गांव के वो उसकी जमीन पर कार्य करते थे। और आपको पता है कि जो संविधान में मूल अधिकार हैं उसमें हमें जो छठा मूल अधिकार दिया था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के तहत कोई भी किसी की जमीन को बिना उसकी मर्जी के नहीं छीन सकता था, लेकिन चूंकि जमींदार के पास समस्त जमीन होती थी तो इसलिए बाकी किसानों के पास कोई जमीन नहीं थी, तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से जमींदारी के उन्मूलन हेतु नियम बनाए और नियम बनाकर जमींदारों से उनकी भूमि को छीना। तो इसी के एवज में जमींदार जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और दुहाई देने लगे कि हमारा जो संविधान है वो हमें संपत्ति का अधिकार देता है, यानी हमारी संपत्ति को नहीं छीना जाना चाहिए। तो वो मूल अधिकार के खिलाफ था, तो इसीलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची एक तरीका ऐसा ढक्कन मानिए जिसमें सरकार अगर कोई विषय इसमें डाल दे तो फिर इस विषय पर, और ये विषय अगर आपके मूल अधिकारों का हनन भी करता है, मूल अधिकारों का हनन भी करता है, तो भी आप कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन की जो आपके पास अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, उसको नहीं मनवा सकते। तो इसलिए ये नवी अनुसूची जो है वो बहुत ज्यादा प्रमुख रही जमींदारी उन्मूलन के लिए, लेकिन इसका धीरे धीरे मिसयूज होने लगा। सरकार कोई भी विषय इसमें डाल सकती थी और जिसके तहत आपके अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भी आप उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो इसलिए 2007 में, कब, 2007 में एक फेमस केस हुआ है जो है आई आर कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, क्या वर्डिक्ट दिया, उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1975 तक, 24 अप्रैल 1975 तक जितने भी विषय इसमें शामिल हो चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके बाद कोई भी अगर विषय इस 9वीं अनुसूची में डाला जाता है, कोई भी विषय, तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि उसकी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि अब ये अगर आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है उसको बचाने के लिए। तो ये इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो दोस्तों आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली बात तो इसको याद रखिए कि इसको जोड़ा कब गया, तो इसको 52वां संविधान संशोधन और 1985 को जोड़ा गया, और 1985 को जोड़ा गया। और ये क्या है, दल बदल कानून के, दल बदल बहुत ही ज्यादा फेमस है, दल बदल के आधार पर, के आधार पर संसद व विधानमंडल में के सदस्यों की
निरहता निरर्ता के विषय में ये दिया गया है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को इसको जोड़ा गया था, और उसके बाद एक और संशोधन किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें एक और संशोधन बाद में हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बाद 11वीं अनुसूची की। और 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायतें, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, ठीक है, उनके प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, एवं जिम्मेदारियां। और दोस्तों इसको जोड़ा कब गया था? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और इस 11वीं अनुसूची को पंचायतों की जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और अब एक अंतिम अनुसूची और रह गई है, जो कि है आपकी 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में दिया गया नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिकाओं की शक्ति, नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। और दोस्तों इसमें कितनी जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो 18। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 71, 72, 73, 74 ये सभी जो संविधान संशोधन हुए हैं ये सब 1992 में ही हुए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरीके से दोस्तों आपने पूरी अनुसूची विधिवत और विस्तृत रूप में समझ ली। अब हम लोग चलते हैं और इस चैप्टर पर जो अनुसूचियों पर आधारित प्रश्न है उनको जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां बताइए? 12, 16, 10 या 8? तो आपको पता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 12 अनुसूची। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। भारत के संविधान में क्या 20 भाग हैं? नहीं, भारत के संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है? नहीं, 390 अनुच्छेद भी नहीं है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, केवल थर्ड सही है। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ प्रश्न। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आपको पता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली अनुसूची है जो राज्य के नाम और उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उसके विषय में आपको ब्यौरा देती है। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो बताइए पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो आपको पता है कि फिफ्थ का आंसर क्या है? ए पार्ट, यानी कि पहली अनुसूची में ही ये सब बातें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए छठा प्रश्न। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में सदस्यों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को? तो आपको पता है ए पार्ट इज द राइट आंसर, राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7th क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपस्थित है? संघ के मंत्री के पद के लिए शपथ का प्रारूप? बिल्कुल, संघ मंत्रियों मैंने लिखाया था आपको। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब बताइए, ये भी था भाई, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो शपथ का प्रारूप था वो भी था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप। बिल्कुल नहीं, यही तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए तो बारीकी से समझाया है सबको। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल, यानी कि 1 to 4, 1 to 4 आंसर कौन सा होगा? 1 to 4, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं 7 के बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आपको कुछ नहीं करना है। चतुर्थ अनुसूची में बताइए क्या दिया गया है? राज्यसभा से रिलेटेड है।
षष्ठम अनुसूची में बताइए क्या है, जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। अष्टम अनुसूची में बताइए, आठवीं अनुसूची में क्या है बताइए, भाषा। और नवम अनुसूची में क्या है आपका, भूमि सुधार। यानी कि अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आठवें के बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। नवा प्रश्न देखिए, इसमें को भी मिलान करना है। सातवीं अनुसूची बताइए, सातवीं में क्या था बताइए, विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या था बताइए, आठवीं अनुसूची में था नवी अनुसूची। चलिए नवी अनुसूची देख लीजिए पहले, नवी अनुसूची में क्या था बताइए, दल बदल तो किसमें है, 10वीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। और नवी अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, ठीक है। तो अब आप तो लगा ही लेंगे आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितना कौन सा प्रश्न देख लिया था, ये तो देख ही लिया है। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न, 10वां प्रश्न। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को बताइए 1951 में ही तो संशोधित करके निकाला गया था प्रथम अनुसूची में। और उस समय पर भारत के कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, 7वीं 9वीं 8वीं या 10वीं, तो पता है कि 9वीं अनुसूची। 12वां प्रश्न देखिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 ये आपसे पूछा गया है। 12वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद रखना आप दोस्तों, इसका आंसर है केवल 1। हाँ, अगर आप बात करते 1975 से पहले की तो ये सही था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपको पता है 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, कौन सा, केएलओ IRKLO वर्सेस तमिलनाडु वाला केस, उसमें उन्होंने वर्डिक्ट दिया था कि आपको पता है कि 24 अप्रैल 1975 के बाद से ये मान्य नहीं है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट या जो मुख्य न्यायालय है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला, कुछ नहीं करना है, बस यही बोला गया मूलतः इसमें कौन कौन सी प्रविष्टि है। संघीय सूची में बताइए कितने थे विषय, 97 थे क्या, राज्य सूची में 47 थे क्या, और संवर्ती सूची में 66 थे क्या, ये आपसे पूछा गया है। और कौन सा प्रश्न है ये, 13th प्रश्न है। कौन सा है, 13 प्रश्न। तो बताइए इसमें इसको आपस में मिलाना है। तो संघीय सूची में कितने विषय थे, तो पहले का तो ए ही है आपका, ठीक है। दूसरे का बी का क्या है, राज्य सूची में कितने थे दोस्तों, 66 विषय थे, यहीं पे गलती कर देंगे। संवर्ती सूची में कितने थे, 47, यानी कि बी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय। अब आ गए आप लोग फंसने वाले क्वेश्चंस में। आर्थिक योजना इसका राज्य सूची में है, संघ सूची में है, संवर्ती सूची में है, या किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन किसमें दिया गया है, तो आपको पता है वो संवर्ती सूची का विषय दिया गया था। और इसी आर्थिक नियोजन को चलते ही योजना आयोग हमने बनाया था, तो संवर्ती सूची का विषय। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में दिया गया, तो संवर्ती सूची, 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। पुलिस तो राज्य सूची का है दोस्तों, रेडियो और टेलीविजन तो संघ सूची का है, आपराधिक मामले और विदेशी मामले भी संघ सूची का है, केवल आपराधिक मामले जो है यही संवर्ती सूची का विषय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिल्कुल यही है आपका आंसर। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये तो राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। और आपका निखात निधि, ये भी राज्य सूची का विषय है। यानी कि केवल जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये भैया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है क्या, बिल्कुल नहीं। द्वितीय अनुसूची में तो आपके क्या थे, विशेषाधिकार, परिलब्धियां और भत्ते थे। और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। इसने पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। कम टू द 19th क्वेश्चन, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है। मैंने आपको बताया था
कृषि तो राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, रक्षा केंद्र सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा शिक्षा ये पहले किसमें था, राज्य सूची में, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा को जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन द्वारा, 25वें, 44 में या 42 में। तो आपको पता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 42 में। भारत के संविधान में अभी आपको मिलान करना है, वन वन या जंगल, बताइए ये कहां पर थे, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। शेयर बाजार ये संघीय सूची का विषय है दोस्तों, शेयर बाजार यहाँ पर लिख दिया गया क्या, समवर्ती सूची, तो आपको पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी, यानी कि इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समवर्ती सूची। डाकघर एवं बचत बैंक ये संघीय सूची का विषय, बिल्कुल सही दिखा है, और जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय, बिल्कुल सही सम्मिलित है। चलो 22nd क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। आपको पता है मैंने बताया था कि कनाडा के संविधान से हमने लिया है कि जो हमारा केंद्र है, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सभी आपकी केंद्र में निहित होती हैं। तो बताइए जरा, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय कौन सा बताया था मैंने, अंतरिक्ष अनुसंधान बताया था। समवर्ती सूची में बताइए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका है, समवर्ती सूची का। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किसका विषय है, राज्य सूची का। और जनगणना किसका विषय है, केंद्र सूची का। अब तो आपको बहुत इजी होगा इसका क्वेश्चन लगाने का। 23rd क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, या फिर सप्तम अनुसूची। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 23rd का, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 यानी कि डी, सारे ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 45 में ग्रामीण एवं शहरी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें अनुच्छेद 45 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः हम लोग 243 और 243 में जोड़ते हैं, यानी कि ये भी सही है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24th क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक है, तो 10वीं अनुसूची, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। कम टू द 25 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया, छठी, 10वीं, 9वीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, 10वीं अनुसूची। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, बताइए, भारत की राष्ट्रीय भाषा से बिल्कुल नहीं, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से बिल्कुल नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन से बिल्कुल नहीं, दल बदल विरोधी कानून, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, हर बार वही क्वेश्चन देख रहे हैं, कितनी बार पूछा गया, दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधान से, बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं, बताइए। बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है, बीमा भी संघ सूची का विषय है, LIC ये सब संघ देखती है, बैंकिंग संघ देखती है, जनगणना भी संघ का विषय है, केवल गैस, ये जो गैस है ना इतनी महंगी होती जा रही है, वही केवल आपका संघ सूची में उल्लेखित नहीं है विषय। गैस जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, किसका है, राज्य सूची का विषय। चलिए बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, रक्षा, बिल्कुल, आपकी रक्षा कौन करता है, देश की रक्षा कौन करता है, केंद्र करता है, केंद्र में। ठीक है, रेलवे पर भी कानून कौन बनाती है, बताइए, केंद्र बनाती है, संघ बनाती है। विदेशिक मामले संघ के हैं, केवल कृषि जो है वो संघ का नहीं, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी कि राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, 7वीं अनुसूची, साथ चलना है। ठीक है, तो आपको बताना 7वीं अनुसूची जो है के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, बताइए, राज्य सूची में तो आपको पता करना है, तो बताइए क्या होगा, वन जंगल तो समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। ठीक है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, रेलवे पुलिस किसका है, राज्य सूची का विषय है, रेलवे। ठीक है, तो आपको पता चल गया तीसरा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राज्य सूची में पुलिस भी आ जाती है और रेलवे पुलिस भी आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, रेलवे पुलिस, बिल्कुल यार पहली ऑप्शन हो गया। जनगणना संघ का है, निगम कर ये भी आपका किसका, संघ का है। आर्थिक एवं सामाजिक ये क्या है, नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये समवर्ती सूची का विषय था। ठीक है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, बताइए, संघीय सूची में, राज्य सूची में, बिल्कुल राज्य सूची में। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है,
सूची थर्ड, ठीक है, 7वीं अनुसूची की, यानी समवर्ती सूची के विषय को पूछना है। तो दंड प्रक्रिया है, कारागार है, लोक व्यवस्था है, पुलिस। देखिए पुलिस तो राज्य सूची का विषय, लोक व्यवस्था बताइए, लोक व्यवस्था ये भी राज्य सूची का विषय है, लोक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य, ठीक ठीक है। कारागार और दंड प्रक्रिया, ये दो ही तो रह गए आपके, कारागार और दंड प्रक्रिया। तो ये आपको बताना है कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दंड प्रक्रिया जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। मैंने आपको बताया था आपराधिक मामले किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, दंड प्रक्रिया, ठीक है, क्लियर है। तो 23 आ गए, और ये कारागार भी किसका है, ये भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है, क्लियर है, ओके। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विवाह, विवाह विच्छेद या फिर गोद लेना, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, इसको भी याद रखना आप लोग। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। 34वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। देखिए सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, ये 35वां क्वेश्चन है आपका। तो ये है आपका 7वीं अनुसूची। दोस्तों 7वीं अनुसूची में है ही क्या, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है ना, तो सरकारों और इनके पास कर लगाने का जो अधिकार दिया गया है वो किसमें होगा, 7वीं अनुसूची में ही होगा। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, भूमि सुधार किसके विषय, किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के, समवर्ती सूची के, राज्य सूची के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये 36 क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने आपको बताया कृषि या भू सुधार ये सब किसके विषय में आते हैं, राज्य सूची के विषय में, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। मैंने बताया था आपको कोएल्हो वर्सेस कोएल्हो, IR कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु का केस हुआ था, कौन सी अनुसूची का, 9वीं अनुसूची का। और इसी केस का वर्डिक्ट आया था जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1975 के बाद से जितने भी नियम इसमें डाले जाएंगे 9वीं अनुसूची में, वो सभी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएंगे। 37 क्वेश्चन हो गया। 38 देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण एन अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये बताइए किसका है, भूमि का खनन, 38वां क्वेश्चन है ना, भूमि का खनन से संबंधित है। और ये किनके, जनजातीय भूमि, जनजातीय भूमि। तो इसका मतलब दोस्तों ये किससे संबंधित हो गया, 5वीं अनुसूची में ही जनजातियों से रिलेटेड दिया गया है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस आता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य। इसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, उसने कहा कि जो जनजातीय भूमि है इसका आप निजी खनन के लिए या खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उनकी भूमि का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते और उस पर खुदाई का कार्य नहीं प्रारंभ कर सकते। 39वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच ये, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण में। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो आपको बताया था मैंने, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में ही बात करते हैं हम लोग 6ठी अनुसूची में। तो मणिपुर जो है वो नहीं है इसका ऑप्शन। देखिए फिर कितनी बार पूछा गया, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो त्रिपुरा में भी होते हैं, केवल सिक्किम में नहीं होते, नागालैंड में नहीं होते, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट, यानी कि त्रिपुरा में। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको पता है पंचायती राज्य से, भ्रष्टाचार निवारण से तो है नहीं, 12वीं नगर पालिका से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो बताइए 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आप बताइए, 12 अनुसूची। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी।
संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, सबको पता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो आपको पता है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 हुआ, उसी में जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा निम्न में से कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो आपको पता है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून जो अनुसूची आई है वो जोड़ी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपको पता है 11वीं अनुसूची यानी पंचायतें, और पंचायतें जो है यही जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों? तो बताइए 74 में से कौन सी जोड़ी गई? नगर पालिका यानी कि 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधियों से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया? बताइए। तो प्रथम अनुसूची में किया गया है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंध में प्रावधान संबंधित संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपको पता है वेतन किसमें दिया गया है? द्वितीय अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको पता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि चतुर्थ अनुसूची। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची जनजातीय, पांचवी और छठी दोनों ही जनजातीय से है। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जनजातीय भूमि का संरक्षण, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्त, ठीक है, और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। तो बताइए, अब फंस गए आप लोग, दोनों में ही यही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया इसने? उत्तर पूर्व। आपको मैंने बताई था जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची वो 4 राज्यों की बात करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये जो राज्य है वो कहाँ के हैं? उत्तर पूर्व के, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गलती बिल्कुल मत करके आना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो आपको पता है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो आपको पता है 8वीं अनुसूची। 7वीं में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा। 9वीं में क्या है? बताइए, भू सुधार आंदोलन, भू सुधारों के और जमींदारी उन्मूलन का। 10वीं में क्या है? दल बदल। 16 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? बताइए। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया? भाषाओं के साथ दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 17 प्रश्न क्या कहता है? किसी संविधान अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 8वीं, 10वीं, 5वीं या 9वीं। आपको पता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 9वीं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। आपको पता है के एल हो वर्सेस तमिलनाडु केस आया था, तभी तो 9वीं अनुसूची में ये प्रावधान जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो आपको पता है 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो बताइए, दल बदल है, यानी कि 10वां, एंटी डिफेक्शन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपको सबको पता है यार, दल बदल से संबंधित है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आपको पता है असम में भी होती है, मेघालय में भी होती है, त्रिपुरा में भी होती है और मणिपुर में नहीं होती। चतुर्थ अनुसूची को मिलाना है तो बताइए, राज्यसभा से संबंधित है। छठी अनुसूची को मिलाना है तो बताइए किससे? जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम अनुसूची भाषा से और नवम अनुसूची भूमि सुधारों से। अब आप आराम से कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची बताइए किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। 10वीं अनुसूची दल बदल और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। अब आपको करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, बताइए ये कौन सी अनुसूची है? छठी अनुसूची। बिल्कुल गलती नहीं करना है। अखिल भारतीय सेवाएं, अब ये आपसे देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। तो आपको पता है डी ऑप्शन का, डी पार्ट का जो ऑप्शन होगा वो बताइए कौन सा है? 5वीं अनुसूची। अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया बताइए? शक्तियों का बंटवारा दिया गया। तो इसका मतलब अखिल भारतीय सेवाएं जो होगी वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो ये किसमें है? दूसरी अनुसूची में। इनके क्या दिए गए? विशेषाधिकार और उपलब्धियां। तो अब आपको ऑप्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई, बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य दिए गए हैं।
7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन बिल्कुल सही है। 10वीं में ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, इसीलिए ये आंसर सही है। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या रखा है बताइए? पंचायत नहीं, पंचायत तो 11वीं में रखी हुई है, ठीक है ना। 12वीं में नगर पालिकाएं रखी गई हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? यानी कि 28वां प्रश्न क्या कहता है कि 4वीं अनुसूची में क्या रखा हुआ है, तो बताइए क्या रखा हुआ है? संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, ये तो भैया 7वीं अनुसूची में रखा हुआ है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, ये 8वीं में रखा हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ये 5वीं अनुसूची में रखा है। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध ये 4वीं अनुसूची में है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख भैया प्रथम अनुसूची में ही किया गया है, बिल्कुल सही चुन लेते हैं। महत्वपूर्ण पदाधिकारों के वेतन भत्ते द्वितीय में, बिल्कुल सही है। विभिन्न पदों के लिए गोपनीयता की शपथ जो है तृतीय में, बिल्कुल सही है। और चतुर्थ में क्या है? सब राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये भी सही है। यानी कि ए 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो बताइए पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, बताइए 9वीं अनुसूची। भैया आपको पता है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन करना चाहिए, तो आपको सबको पता है कि वो है आपकी पहली अनुसूची। अब यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णित करता है? 33 क्वेश्चन क्या, ठीक है, संविधान की 4वीं अनुसूची का। तो 4वीं अनुसूची में बताइए क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ही तो दिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34। इनको मिलाना है आपको। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण बताइए। विधायी शक्तियां किसमें बांटी गई हैं? 7वीं, बिल्कुल सही। भाषाओं का उल्लेख 8वीं, बिल्कुल सही। भू सुधारों का अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं, बिल्कुल सही। और दल बदल निरोधक कानून 4th, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 कैन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत के संविधान 35वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो बताइए। 5वीं अनुसूची, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है यार, 5वीं और 6वीं में तो वही है। 36वां प्रश्न, इसको भी मिलाना, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज के पूरे सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा, ठीक है। इसमें शपथ की बात करी गई है, लेकिन किसको कौन सी शपथ दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद के सदस्य और संघ के मंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सी शपथ दिलाई जाती है बताइए? भारत के संविधान में प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, या फिर संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो यार दोस्तों, ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। सर्वोच्च न्यायालय के जज को दिया जाता है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की, इनको शपथ दिलाई जाती है। और संसद के सदस्य जो होते हैं, इनको दिलाई जाती है कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन को। और जो संघ के मंत्री होते हैं, इनको गोपनीयता की, सूचना की गोपनीयता की इनको दिलाई जाती है शपथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, इतने ही प्रश्न थे आपके। अच्छा, अभी इसमें और प्रश्न रह गए, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपको पता है 8 तो पहले से पूरी थी, 9वीं जोड़ी गई थी, 10वीं जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी। तो इसने पूछा है कि कौन सी अनुसूची नहीं है, तो जोड़ी नहीं गई है, तो 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो आपको पता है 10वीं अनुसूची। और इस तरीके से दोस्तों आपने थ्योरी के साथ भारतीय अनुसूचियां जो संविधान की दी गई है उसको कंप्लीट किया है। और मैंने कम से कम इस पर 80 से 85 क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दी। तो आप इसी तरीके से इस पूरी वीडियो को देखिए, थ्योरी को नोट डाउन करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर पहली बार जुड़े हैं, वीडियोस को लाइक करिए, और हमें सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।